సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. पहले तो सबको नमस्कार। रोज प्रेस रिपोर्टर्स के भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले दिन जब हम शुरू किए थे तो 4 लाइन था, फिर 6 लाइन था, फिर 10 लाइन बढ़ गया है। तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमें बहुत खुशी है कि आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक चव्हाण जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उनके साथ देश के, तेलंगाना के और देश के कद्दावर नेत्री, यूनियन मिनिस्टर, पावरफुल स्पोक्स पर्सन श्रीमती रेणुका चौधरी जी भी हैं। अब मैं पहले आप सब लोग से अनुरोध करूंगा कि 1 मिनट का एक वीडियो है, उसको कृपया देखें, क्योंकि इस प्रेस वार्ता से संबंध रखता है। उसके बाद अशोक चव्हाण सर आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद रेणुका मैडम, और उसके बाद कोई भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो दोनों हमारे सीनियर लीडर से आप पूछ सकते हैं। फिर से थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टार्ट द वीडियो। మన పేద ప్రజల చేతులలో నుంచి లక్షల కోట్లు లాగినటువంటి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రైతు భరోసాని బట్టి ఆశ్చర్యకరమైన కార్యక్రమంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వస్తుంది. అదే అలాగే ప్రతి किसानों को और 12,000 रुपए एग्रीकल्चर लेवल రైతు భరోసా పట్టిగా రైతు భరోసా పేరు మీద 15,500 రూపాయలు ప్రతి రైతుకు ప్రతి ఎకరాకు ప్రతి ఏడాది కౌలు రైతులకు కూడా 12,000 రూపాయలు ఆగుతుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. आज के इस पत्रकार परिषद में मंच में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारी ज्येष्ठ नेता आदरणीय श्रीमती रेणुका चौधरी मैडम, हमारे एआईसीसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार, आज हैदराबाद में इस तेलंगाना स्टेट में के आए हुए सभी हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस वार्तालाप में, इस वार्ता परिषद में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि रोज चुनाव का ये सिलसिला जब से शुरू हुआ है, बड़े जोर शोर से प्रचार हर पार्टी करती है, करना भी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार का जोर वैसे पकड़ा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी की पोजीशन दिन ब दिन मजबूती से आगे बढ़ रही है। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा
कि कांग्रेस पार्टी अच्छी अक्सरियत से, अच्छी मेजॉरिटी से तेलंगाना स्टेट में चुनकर आएगी और सरकार फॉर्म करेगी, इसमें हमें कोई संदेह बिल्कुल नहीं है। हम लोगों के सामने कुछ अहम मसलों पर जाना चाहते हैं, लोगों के सामने स्टेट की सच्चाई हम बताना चाहते हैं। अभी आपने वीडियो के द्वारा कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल जी गांधी, इनकी आज सवेरे जो मेडीगड्डा बैराज को जो विजिट हुआ है, जो एक करप्शन रिडन कालेश्वरम प्रोजेक्ट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का हिस्सा है, उसके बारे में कई चर्चाएं शुरू हुई है। सिर्फ चर्चाएं नहीं तो सच्चाई इसमें है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के अभी अभी पूरा होने के बाद, पूरा भी नहीं हुआ है, क्रैक्स डेवलप हुए हैं, मल्टीपल पिलर्स में क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन है उसकी निकृष्टता सामने आई है। और मैं अगर ये कहूंगा कि ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है, ये केसीआर फैमिली का पर्सनल एटीएम है, ऐसे ही तरीके से आज इसको देखना चाहिए। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से शुरू में प्राणहिता, चेवेल्ला, सुजला, सरवंथी प्रोजेक्ट को नाम से कंसीव कांग्रेस के जमाने में 2007 में किया था, जिसकी कीमत उस वक्त 40,300 करोड़ थी और जिसके तहत तकरीबन 160 टीएमसी पानी का खेती के लिए मिलना गोदावरी से उम्मीद था। उसके बारे में आज के हालात जो है कि उस वक्त की बात और आज जब 2016 में इसको बीआरएस गवर्नमेंट में रिडिजाइन किया और इस कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे कि उसकी कीमत 250 गुना 250% बढ़कर 40,300 करोड़ से 1,40,1.40 लाख करोड़ के ऊपर यह कीमत चली गई है। तो इतनी बड़ी कीमत में वृद्धि जिसकी हुई है, फॉल्टी रिडिजाइन हुआ है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में कोई क्वालिटी नहीं है, और 2 of the 3 बैराजेस, 3 में से 2 बैराजेस कालेश्वरम के प्रोजेक्ट के हैं, वो अभी डैमेज स्थिति में नजर आ रहे हैं। और बीआरएस ने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत से ही, वो उनका बीआरएस का इंजीनियरिंग मार्वल है ऐसे कह के इस प्रोजेक्ट को लोगों के सामने पेश किया था। लोगों को बिना मूल्य मुफ्त में बस के द्वारा वहां पर लेकर वोटर्स को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। और इसके बारे में जितनी शिकायतें हुई, उस बीजेपी ने भी शिकायतें की, कांग्रेस ने भी शिकायत की है। इसके जो प्रोजेक्ट में तकरीबन 97,449 करोड़ का पीएसयू का पैसा इस देश का लगा हुआ है, उसके प्रोजेक्ट के करप्शन के बारे में न तो कहीं इंक्वायरी हुई, न का आईटी ने कुछ किया, न ईडी ने कुछ किया। और ऐसे सूरत में इस प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट को, जैसे हमारे कांग्रेस नेता राहुल जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, रेवंत रेड्डी जी हो, श्री भट्टी विक्रमार्का हो, ये सभी लोगों ने इस बात को बड़े खुल के कहा है, ये प्रोजेक्ट एक एटीएम है केसीआर फैमिली का। अगर ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो आपने देखा इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें थी, पर करप्शन के कारण ये इसके पिलर्स बराज के श्रिंक हो गए हैं, डिजाइनिंग में फ्लॉज है, इसकी पाइपिंग में भी जो है उसमें इंजीनियरिंग टर्म्स में जिसको ये कहेंगे तो सॉइल इरोजन भी हुआ है उसमें कहीं पर। और 17 में से 6 मोटर्स, ये जो कन्नेपल्ली पंप हाउस का प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट पूरा खराब हो गया है, और ये
अन्नाराम पंप हाउस का भी ये कंप्लीट काम ये सबमर्ज हुआ है। तो ऐसे स्थिति में जब इतना बड़ा स्टेट का एक्सचेकर का पैसा जब जाता है, ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से बोला जाता है, और सीएजी ने भी पीपल ऑफ तेलंगाना हैव टू कहा है कि तेलंगाना के लोगों को 2100 करोड़ एवरी मंथ 2040 तक इसका बिल भरना पड़ेगा, जिसको अगर हम देखेंगे तो एनुअल बिल होगा 25,109 करोड़ का, जो हर महीने को 2100 करोड़ के आसपास ये होता है। मंथली 2100 और सालाना देखेंगे तो तकरीबन 25,109 करोड़ रुपए का इसमें बर्डन ये तेलंगाना के लोगों पे आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में इतनी मेरे पास काफी डिटेल्स है, पर मैं ये डिटेल्स में जाना नहीं चाहूंगा। पर मोटा मोटी तौर पर आज राहुल जी खुद वहां पर गए, काफी इन्होंने छानबीन की, देखा, वीडियो भी आपके सामने है। तो इतने बड़े प्रकल्प की कीमत जब इतनी सारी बढ़ने के बाद में ये पैसा गया कहाँ, इसकी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग मार्वल कहने की जो बातें कही जाती है, उसके बारे में ऐसे जो हालात है उसको ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज राहुल जी ने ये सब कहते हुए मुझे खास कर इस बात पे ध्यान आकर्षित करना होगा, ये सब किसके नाम पे हो रहा है? किसान के लिए ये सब बीआरएस करने जा रही। किसानों को पानी मिलना चाहिए, खेत को पानी मिलना चाहिए, कई वादे इन्होंने किए और उस वादे का नतीजा आप देख रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी जो भी वादे उन्होंने किए, वो कोई भी वादे की पूर्तता या कोई भी वादे का कंप्लीशन या आखिरी तक लोगों तक कोई भी किया हुआ वादा पहुंचने से रहा, और लोगों को सिर्फ हवाई बातें करते हुए इन लोगों ने लोग गुमराह करने का काम किया है। दोस्तों, राहुल जी ने और एक बात कल की, वो कुमारी थिरुपथम्मा, ये हमारी बहन जो विधवा हुई है, उसको जाके मिले। उनके पति ने 2020 में कर्ज के कारण आत्महत्या की है। राहुल जी ने जरूर उनमें देकर कहा कि मैंने उनको, जब मैं उनसे मिला तो निश्चित तौर पर सभी को दुख हुआ। उस व्यक्ति के, उस महिला के आंखों में आंसू थे, उसी के साथ में आंसू थे। तो उम्मीद भी थी कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो ये जो किसानों की हालत है वो निश्चित तौर पर, कांग्रेस ने जो 6 गारंटीज दी है, उसके अलावा राहुल जी ने और एक भी बात कही है कि हम चुन के आने के बाद में 2 लाख तक किसान का कर्जा हम माफ करेंगे। ये नई बात, 7वीं बात उन्होंने कही। 6 गारंटीज तो ऑलरेडी आपके सामने है। ये 7वीं चीज जब इस महिला से, बहन से मिले और उसकी पति की आत्महत्या कर्ज नहीं लौटाने के कारण जब हुई, और राज्य सरकार ने कई चीजें कह के जब आश्वासित किया, उसके बावजूद उस महिला को कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी को वहां पर जाकर, उसके पति को वहां जाकर आत्महत्या करनी पड़ी। ये इस कोई भी राज्य के लिए ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि राज्य का किसान आत्महत्या करता है, राज्य का किसान मुश्किल में आ जाता है, आर्थिक परिस्थिति उसकी बिगड़ जाती है, और राज्य सरकार इतने सारे वादा करने के बावजूद प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और ये मैं समझता हूँ बीआरएस को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो वादे किए हैं उसको लोगों को पूरा विश्वास आपने दिलाया। आप जब जीते तो लोगों के लिए आपने कहा कि आपकी बार किसान सरकार, तो इधर ही नहीं, सब देश भर में घूम रहे हैं। अभी तो आजकल इधर ज्यादा है, पर बाकी वहां महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, और ये कह रहे कि आपकी बार किसान सरकार। पर किसान की हालत खुद के स्टेट में जो इतनी बदतर है, वो बाकी के स्टेट में जाके किसानों के लिए क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, हमने जब 6 गारंटियां घोषित की, उस 7वीं गारंटी का किसान के बारे में उन्होंने वादा, राहुल जी ने वादा किया है, हम उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। सरकार आने के बाद इसके बारे में बिल्कुल सरकार की ओर से तुरंत इसमें फैसला किया जाएगा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने जितनी भी हमारी यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार के वक्त हमने जो भी बातें
हमने आश्वासित की थी उन बातों का अमल हमने किया, जैसे शिक्षा का अधिकार, मजदूरों को रोजगार का अधिकार, जानकारी का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सब को हमने कानून में तब्दीली की। सिर्फ बातें कही नहीं, इसको एक्ट में कन्वर्ट किया, कानून में कन्वर्ट किया। सो इट इज अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। ये कोई सरकार की मेहरबानी हमने नहीं की है, हमने कानून बनाकर ये इंप्लीमेंट करने का काम किया। और हमने राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, रोजगार देने के लिए, गरीबों को रोजगार देने के लिए मनरेगा लाया, राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। तो ये सब चीजें जो हमने की है, उन चीजों का सही माने आप देख रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमने बड़े पैमाने पे किया है। और सारे देश ने अनुभव किया है कि हमने जो बातें कही थी उसको एक्ट में कन्वर्शन करके पार्लियामेंट के जरिए ये सब चीजें लोगों तक ले जाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क हमने एस्टैब्लिश किया है। दोस्तों, तेलंगाना में खास करके कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां दी है वो सब आप तो जानते हैं, उसके बारे में दोहराना चाहकर मैं कहूंगा तो मैं दोहरा सकता हूं। जैसे महालक्ष्मी योजना, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता, बसों में बिना टिकट मतलब बिना मूल्य उनको यात्रा करने की सुविधा, और 500 रुपए एलपीजी सिलेंडर। रेथू भरोसा गारंटी, किसानों को और किराएदार किसानों खास करके इस बात को मैं इसके और पिछली से ये जो बीआरएस सरकार है वो किराएदार किसान जो टेनेंट फार्मर्स है उसको पूरा भूल गई थी, टेनेंट फार्मर्स के बारे में कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने जो गारंटीज दी है इसमें किसान और किराएदार किसानों के बारे में सालाना 15,000 रुपए, खेत मजदूरों को 12,000 रुपए और धान की फसल के लिए 500 रुपए का एमएसपी के ऊपर बोनस देने का भी ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। युवा विकासम गारंटी, छात्रों को 5 लाख रुपए तक का विद्या भरोसा कार्ड दिया जाएगा। हर मंडल में एक तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल स्थापित करने का कांग्रेस ने फैसला किया है। इंदिरम्मा इंदुलु गारंटी, जिसके तहत जिसको अपना खुद का घर नहीं है वो घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए, तेलंगाना में आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं को 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देंगे। गृह ज्योति गारंटी, मतलब घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का हमारा फैसला है। और चेयुता गारंटी, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए की मासिक पेंशन और 10,000 रुपए का राजीव आरोग्य सारी बीमा, ये भी हमने गारंटी के तौर पर पेश किया है। तो आपने देखा कि सभी गारंटीज जो कांग्रेस पार्टी ने दी है उसका निश्चित तौर पर अमल करने का कांग्रेस का ये वादा है। और लोगों को भरोसा है कि जहां जहां कांग्रेस ने गारंटी की बात कही उस गारंटी को अमल में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं हटी है। वही हमारा सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि लोगों का भरोसा ही हमारी जीत का सही कारण है। और मैं समझता हूँ तेलंगाना के लोग भी जानेंगे कि बीआरएस ने जो बातें कही वो बातें पूरी नहीं हुई। आज क्या हो रहा है तेलंगाना में, आप तो देख रहे हैं कि अंग्रेजी में जैसे एल लेटर है तो एल फॉर व्हाट, सिर्फ 2, और एक तो एल का मतलब लिकर और एल का मतलब लैंड, मतलब लिकर और लैंड, ये 2 ही विषय पर तेलंगाना में काम चल रहा है। लिकर की दुकानें इतनी बड़ी पैमाने पे बढ़ रही है तो लिकर एक आम मतलब लोगों को खाएं या नहीं खाएं, खाने को अनाज मिले या ना मिले, पर लिकर जरूर मिलना चाहिए। और लिकर के जरिए आमदनी सरकार की बढ़नी चाहिए। और जहां जहां जमीन है उस जमीन को बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने का मामला ये भी सामने आया है। तो मैं समझता हूं कि जो सामान्य नागरिक है, ये सरकार की मौजूदा जो भी नीतियां हैं वो लोगों को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं हो सकती है। तो लिकर और लैंड, ये एल के नाम पे ही ये सब कुछ बातें उन्होंने कही है। तो जो भी उन्होंने वादे की है वो वादे पूरे विफल नजर आ रहे हैं। जैसे फसल ऋण माफी प्रदान करने में विफलता, आप तो समझ रहे हैं कि 1 लाख रुपए तक फसल ऋण माफी देने की घोषणा पत्र में केसीआर ने कहा था। आज तेलंगाना में 91% से अधिक किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं। प्रति परिवार 1.5 लाख रुपए से ज्यादा औसतन एवरेज कर्ज है। हर व्यक्ति को 1.5 लाख से एवरेज अगर हम देखेंगे 1.5 लाख तक कर्ज है। हर निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख
एकड़ सिंचाई प्रदान करने का वादा ये केसीआर सरकार ने किया था। तो विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख एकड़ की खेती को सिंचाई की व्यवस्था प्रदान करने की बात कही गई थी। आज ये स्कीम आधी अधूरी सिंचाई योजना के कारण ये पूरी नहीं हो रही है। कालेश्वरम और पलामुरु रंगारेड्डी जो परियोजना है, इसका एक उत्तम उदाहरण है कि प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और इसके कारण इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण ये सब जो प्रॉमिस किया गया 1 लाख एकड़ की सिंचाई का जो प्रॉमिस किया गया था वो भी सब आधी अधूरी स्कीम्स इस स्टेट में है। धरनी पोर्टल, मैं समझ सबसे इंपॉर्टेंट बात है धरनी पोर्टल का। राज्य सरकार ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया, लेकिन सर्वेक्षण में आंकड़े और पट्टादारों की जानकारी बिल्कुल गायब है। उपलब्ध नहीं होने के कारण 20 लाख से भी अधिक किसान इससे पीड़ित है। जमीन के मालिकाना हक, ओनरशिप जो है, उसको सुनिश्चित करने के लिए धरनी पोर्टल लाया गया था, पर दुर्भाग्य ये है कि पोर्टल के माध्यम से आज बीआरएस के नेता गरीब किसानों को जमीनें हड़प करने का भी काम बीआरएस के नेताओं की द्वारा जारी है, और ये धरनी पोर्टल एक बहुत बड़ा स्कैम इस राज्य में हो गया है। किसानों की आत्महत्या ये देश का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय, और तेलंगाना के बारे में अगर कहा जाए तो वादे और वास्तव में बहुत विसंगति है, बहुत फर्क है। बीआरएस सरकार खुद को किसानों का तारणहार कहते हैं। किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का वादा किया जाता है। उन्हीं के कार्यकाल में पिछले लगभग 8 सालों से तेलंगाना में 8,000 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। दोस्तों, ये बहुत चिंता की बात है कि तेलंगाना जैसे राज्य में जैसे सिंचाई की प्रॉमिस किया जाता है, किसानों के बारे में ये सब किया जाने का वादा किया जाता है, उस स्टेट में पिछले 8 सालों में 8,000 से भी ज्यादा किसान जब आत्महत्या करते हैं, और ये आंकड़ा कांग्रेस का नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का ये आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा है एनसीआरबी का, उन्होंने कहा है कि 8,000 आत्महत्या तेलंगाना में पिछले 8 साल में हुई है। और किराएदार किसान, जो टेनेंट फार्मर की बात जो हम कहते हैं, जिसे हम पट्टादार किसान या किराएदार किसान कहते हैं, उनको लेकर बीआरएस सरकार की भूमिका समझ से बाहर है। उनको पता ही नहीं है कि टेनेंट फार्मर्स कितने हैं, क्या है उनके लिए, तो दे आर टोटली फॉरगॉटन। ये जो टेनेंट फार्मर्स हैं, उनके अस्तित्व के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। किसानों का पहचान पत्र, फसल ऋण, बीज और खाद जो फर्टिलाइजर्स है, इस पे सब्सिडी प्रदान करने के लिए 2011 में लैंड लाइसेंस कल्टीवेटर्स एक्ट मंजूर किया गया था फर्टिलाइजर्स देने के बारे में, लेकिन बीआरएस ने इस कानून को भी लागू नहीं किया। टेनेंट फार्मर्स को ही आज कई परेशानियां झेलनी पड़ती है, ये वास्तविकता है। फसल बीमा और मुआवजा प्रदान करने के बारे में भी विफलता है। एक जनयाचिक जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो याचिका दाखिल की गई है, और तेलंगाना में इस देश का एकमात्र राज्य है जहां कोई बीमा फसल योजना लागू ही नहीं है। सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि तेलंगाना राज्य जो बड़ी बातें कह के लोगों को गुमराह करता है, उन्होंने खुद ने फसल बीमा योजना इस राज्य में लागू नहीं की है। तो कई फसल बीमा योजना नहीं, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जहां फसल बीमा नहीं है तो सरकार ने कॉम्पेंसेट करना चाहिए। जब कोई आपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो ऐसे वक्त किसानों को उनकी जो माशी हालत है, उनकी जो प्रॉब्लम जब निर्माण होती है नेचुरल कैलामिटी में, तो उसको कॉम्पेंसेट करने की जिम्मेदारी ये सरकार की होती है। ना तो आपके पास फसल बीमा योजना है, न कोई पैसे देने का प्रावधान है। आप वन टाइम कुछ पैसे, मेरे को 10,000 रुपए देते हैं आप वन टाइम, और बाद में किसान को भूल जाते हैं, चाहे वो जिंदा है, मरा है, उसको कुछ हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों, ये इनडिफरेंट एटीट्यूड जो है, 8,000 लोग एक तरफ मर रहे हैं, फसल बीमा योजना नहीं, वादे किए गए अधूरे हैं, और जैसे मुफ्त फर्टिलाइजर्स, खाद की उपलब्धता, फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता बातें कही गई थी। वित्तीय वर्ष 18 से 19 से राज्य सरकार ने 55 लाख किसानों को 24 से 26 लाख टन खाद मुफ्त देगी, ऐसा कहा था। ये भी वादा पूरा नहीं किया।
तो ये यूटर्न सरकार है, केसीआर साहब की यूटर्न सरकार है। हर चीज को ये कुछ बातें कहते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल उन्होंने यूटर्न लिया है। वैसे ही धान खरीदने में भी विफलता है। धान जो किसानों से खरीदना है उसके बारे में भी सरकार उदासीन है और इसका पूरा फायदा मिडिलमैन है, जो बिचौले है, उसका फायदा सब ये उठा रहे हैं। नकली बीजों के बारे में आज मैं इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं कि ज्यादातर किसानों से संबंधित मुद्दे हैं, इरिगेशन से संबंधित मुद्दे हैं, पानी सिंचाई से संबंधित मुद्दे हैं। तो आज नकली बीजों की शिकायतें भी बड़ी पैमाने पर है, लेकिन राज्य सरकार इसके बारे में गंभीर नहीं है। आसिफाबाद, नलगोंडा, हैदराबाद, वरंगल, इसमें कई मात्रा में नकली बीज पाए गए। इससे खास तौर पर मिर्च और कपास